Om Shanti. Greetings of peace and a very warm evening to every one of you. आज बहुत सुंदर एक सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने आए हैं, मैनेजिंग स्ट्रेस इन चैलेंजिंग टाइम्स। चुनौतियों का समय है, किसको जीवन में स्ट्रेस नहीं होता होगा। मैं समझती हूँ कि आज छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है। स्कूल से आते हैं और दूसरे दिन अगर उनकी एग्जाम होती है तो वो भी अपने पेरेंट्स को कहते हैं कल एग्जाम है, हमको तो टेंशन हो गया है। और उनका टेंशन देख करके माँ बाप को और ज्यादा टेंशन हो जाता है कि पता नहीं ये बच्चे का भविष्य क्या है। भावार्थ ये कि आज छोटी छोटी बातों में टेंशन होने लगा है। चुनौती हो वो बात तो अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए लाइफ में चुनौती अगर न भी हो तो भी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं, किसी ने कुछ कह दिया तो भी टेंशन होने लगता है। ऐसी हमारी लाइफस्टाइल क्यों हो गई? क्या समझते हो? ऐसी हमारी लाइफस्टाइल क्यों हो गई है जो छोटी छोटी बातें हमें अपसेट करने लगी है, छोटी छोटी बातें हमें स्ट्रेस में लाने लगी है। बहुत सुंदर एक एनालॉजी आपके सामने रखना चाहती हूं कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस when he started out into the unknown to chart some new territories, समुद्री यात्रा पर जब वो निकला इंडिया की खोज में, तो उस समय उसके पास कोई डेफिनेट मैप्स नहीं था। He had no definite maps and he set out on a journey into the unknown. उसे ये भी पता नहीं था कि समुद्री तूफान कैसे होते हैं, हरिकेन्स आएंगे, and his boat was neither prepared to face those storms or hurricanes. ऐसी कोई मजबूत शिप भी नहीं थी उसके पास, फिर भी चल पड़ा आगे। उसे यह भी पता नहीं था कि समुद्री जीव कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, शार्क, उसके साथ अगर उसका सामना हो जाए तो क्या होगा। He was hardly prepared for it. उसे यह भी पता नहीं था कि समुद्र के भीतर चलने वाले अंडर करंट्स कितने पावरफुल होते हैं, और अगर उस करंट में उसका जहाज आ जाए तो क्या होगा। The only thing he had with him was a compass, जो उसको रास्ता बताता रहा किस दिशा में वो जा रहा है। And with the help of this compass, he was successful to a certain extent. Life is also such. We are also living in an age of uncertainty. And we are moving into the unknown future, जिसके लिए हमारे पास भी कोई डेफिनेट मैप्स नहीं है कि उस फ्यूचर में क्या होने वाला है। Hardly we are prepared for those unknown future challenges. हमें यह भी पता नहीं है कि आने वाले समय में तूफान किस प्रकार का होगा, और उस तूफान की चपेट में हम भी आ सकते हैं, उसकी भी हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। हमें यह भी पता नहीं है कि आने वाले समय में कौन से जीव हमारे पीछे लग सकते हैं, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों की तरह, शार्क्स की तरह। हमें यह भी पता नहीं है कि वर्तमान समय में बिजनेस वर्ल्ड के अंडर करंट्स कौन से हैं, और उस अंडर करंट्स के विषय में भी हम नहीं जान रहे। And the worst part is, we do not even have a compass which can tell us whether we are moving in the right direction or not.
So we are totally at the mercy of God. आज दुनिया में इतने भगवान हो गए, किसके ऊपर विश्वास करें ये भी पता नहीं है. So we are totally at the mercy of, yes, unknown. We are totally at the mercy of crisis. In today's world, business world is more driven by crisis. जा रहे हैं, क्राइसिस आया, धक्का लगा, रास्ता थोड़ा चेंज किया, फिर इधर से धक्का लगा, फिर इधर रास्ता मोड़ा. इस तरह से व्यक्ति चल रहा है, तो बिजनेसेस चल रहे हैं. इसीलिए कहा कि चुनौती भरा विश्व है. और ऐसे समय में अगर देखा जाए तो देयर आर 3 key propositions. The first key proposition is that there is no turning back. बीते हुए समय के अंदर वापस जाने वाले नहीं है. रोज की नई चैलेंज, रोज की नई चुनौती, जो पहले कभी नहीं सुनी ऐसी चुनौती आ रही है. सो देयर इज नो टर्निंग बैक. आगे ही जाना है. और उस आगे के लिए भी कहा जाता है, things are not going to go back to those stable patterns of the past. As we witness this time, this world which is characterized by global competition. Competition कहां नहीं है. And to survive in this competitive world, क्या चाहिए? कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? यस, एनीबॉडी? करेज चाहिए. और कई बार करेज तो होती है, लेकिन वो करेज भी टूट जाती है. डिटर्मिनेशन. और एक कहानी सुनाती हूं मैं आपको, शायद उससे आइडिया आ जाए. एक बार 2 लोग जंगल से गुजर रहे थे. One was an Indian, one was an American. दोनों जंगल से गुजर रहे थे. Suddenly they heard a roar of a lion. तो इंडियन ने क्या किया कि अपने जंगल बूट्स उतार दिए, रनिंग शूज पहन लिया. ये देख करके वो अमेरिकन उसको पूछता है, What do you think of yourself? By putting on this running shoes, are you going to run faster than the lion? वो इंडियन कहता है, I don't think so, but at least I can run faster than you. शेर तो उसका शिकार करेगा ना जो पीछे रह जाएगा. मैं तो तेरों से आगे दौड़ने के लिए जूते बदली कर रहा हूं. कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? स्टेबल माइंड और पॉजिटिव माइंड और एआई. और क्या चाहिए? हाँ, आने वाले समय में सरवाइव करने के लिए चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड. समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. अमेरिकन के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी शूज होगा, लेकिन उसने सोचा जंगल में इसका क्या काम, वो लेके ही नहीं आया. इंडियन के पास ऑर्डिनरी टेनिस शूज था, वो लेके चला. और इसीलिए जैसे ही दहाड़ सुनी तो उसने अपने जूते बदली कर दिए. अब भागना है, दौड़ना है, सर्वाइवल बहुत जरूरी है. भावार्थ ये कि कई बार आपके पास ऑर्डिनरी संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उस ऑर्डिनरी रिसोर्सेज से भी आप आगे निकल सकते हो.
जरूरी नहीं कि बेस्ट टेक्नोलॉजी चीजें हो आपके पास तभी आप आगे जीवन में जा सकते हो। साधारण सी चीजों से भी आप आगे जा सकते हैं। समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड चेंजिंग एट द राइट मोमेंट, वो आवश्यकता है। परिवर्तन समय अनुसार कर देना और उस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते जाना, ये चैलेंज है सबसे बड़ी। क्योंकि आज मनुष्य जीवन में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, रिसोर्सेस की कमी नहीं है उसके पास, रिसोर्सेस तो है, लेकिन कभी कभी समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये करते थे तो अच्छा होता था, अरे ये चीज तो हमारे पास उससे भी बेहतर थी, वो आगे निकल गया और हम अफसोस करके रह जाते हैं, उस समय याद ही नहीं आया, उस समय सूझा ही नहीं, क्या हो गया पता ही नहीं। ऐसे साइज निकलते हैं अंदर से। सो रेवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन सच ए वे। एआई, जैसे कहा, एआई के साथ कॉम्पीट करना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। डिसरप्टिव सोशल ट्रांजिशंस, अनसर्टनिटी, increasing complexity, accelerating change, and many others we can go on listing them, जो वर्तमान समय की चैलेंजेस है, जिन चैलेंजेस के साथ हमें चलना है, उसके साथ कोप अप करना है, तो स्ट्रेस तो जरूर होगा ना, कि नहीं होगा। सेकंड की proposition is there is no turning back, so we must find some new bearings. आगे बढ़ने के लिए कुछ bearings चाहिए on which we can roll upon, और सहजता से स्मूथली आगे बढ़ सके, ऐसी bearings चाहिए। And it is seen that the people who will succeed will have a very highly developed sense of where they are headed to and what they stand for. आगे कहां जाना है, एक क्लियर विजन है उसके पास, एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर, वैल्यूज क्या है। सो मिशन, विजन एंड वैल्यूज। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, विजन एंड वैल्यूज होते हैं, क्या हमारे पर्सनल जीवन के मिशन, विजन एंड वैल्यूज है? मेरी लाइफ कहां जा रही है? What do I stand for personally? मेरा विजन क्या है? लाइफ में कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, और उसके लिए मुझे क्या स्टैंड लेना जरूरी है। इसलिए कहा that becomes the bearings, as old reference points are just going to fall away. वो रहेंगे नहीं, उसका आधार नहीं ले सकेंगे, क्योंकि टर्ब्यूलेंस दिनों दिन बढ़ने वाला है लाइफ में। समय इतना टर्ब्यूलेंट आता जा रहा है, इस टर्ब्यूलेंट टाइम्स में अपने आप को आगे निकालना, अगर स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आगे नहीं निकल सकेंगे। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है, that once there was a wise man, एक अनुभवी व्यक्ति था, he was in search of something, वो कुछ ढूंढ रहा था। क्या सर्च कर रहा था? He was searching for the meaning of life, जीवन का मतलब क्या है, ये ढूंढ रहा था। तो माउंट आबू आप में से कितने लोगों ने देखा है मालूम नहीं, लेकिन माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बहुत फेमस टेम्पल्स है, दिलवाला टेम्पल्स। वो वहां से गुजर रहा था, उसने दो कारीगर को काम करते देखा।
एक कारीगर जो था, जो स्कल्पटिंग कर रहा था, बड़ा सीरियस सिंसियर होकर के, उसमें जैसे एकाग्रता पूर्ण होकर के लगा हुआ था। उसने सोचा शायद उसको जीवन का मतलब मालूम होगा, तभी वह इतना सिंसियरली होकर के काम कर रहा है। दूसरी और दूसरे को देखा, वो गुनगुनाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, वो भी स्कल्पटिंग ही कर रहा था, बड़ा खुश था। ये बड़ा सीरियस था, वो बड़ा खुश था। उसने सोचा शायद इन दोनों को जीवन का मतलब मालूम होगा। वो सबसे पहले उसके पास जाता है जो सीरियसली काम कर रहा है, उसको जाकर पूछता है, भाई क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति ने अपना काम छोड़ करके उसके तरफ देखा और कहता है, दिखाई नहीं देता क्या कर रहा है? पत्थर तोड़ रहा। ये वाइज मैन ने कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। उसने कहा जाओ आगे जाओ। वो आगे निकल गया। जो दूसरा व्यक्ति गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए काम कर रहा था, उसके पास गया और उसने सोचा शायद इसको जीवन का मतलब मालूम होगा, इसलिए ये बड़ा खुश है। उसके पास जाकर के सेम क्वेश्चन पूछता है, भाई क्या कर रहे हो? ये व्यक्ति ने उसके तरफ देखा और कहा बैठो। उसको बाजू में बिठाया और कहा, ये जो मैं कार्विंग कर रहा हूं ना, ये मेन गेट है, और जब ये गेट लग जाएगा उसके बाद हजारों लोग आएंगे यहां पर, और जब भी इस गेट को देखेंगे ना, वो मुझे याद करेंगे। कौन व्यक्ति था जिसने इतना सुंदर कार्विंग किया था, और बस वो चीज जो है ना, मुझे एक एनर्जी दे रही है कि आने वाले समय में बहुत लोग मुझे याद करेंगे। काम महत्व का नहीं है, काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं। पहला व्यक्ति, he was laboring in his life, सुबह से शाम तक जिसके पास कोई विजन नहीं था, he was a laborer। और दूसरा व्यक्ति कारीगर था। हम अपने जीवन में क्या है? आर वी लेबरिंग इन आवर लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, या हमारे सामने भी एक बहुत सुंदर विजन है? हाउ वी आर कार्विंग आवर लाइव्स? खुशी से जी रहे हैं, खुशी से काम कर रहे हैं, या चिड़चिड़ा होकर के, गुस्से में आकर के, कोई विजन नहीं और मेहनत कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ने वाला काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? Let me ask this question to myself because these are going to be the bearings. ये bearings है आगे बढ़ने के लिए, जीवन में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये बेयरिंग्स का काम करता है। अगर मेरे पास जीवन के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, कैसे मुझे जीवन जीना है, कोई मतलब नहीं है, मैं अपने जीवन को एक मतलब नहीं दे सकती हूं, आई एम जस्ट लेबरिंग इन माई लाइफ, isn't it? और इसीलिए कई बार लाइफ को हम ऐसी दिशा दे देते हैं, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। और कई बार कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, जीवन को ही खत्म कर देते हैं, गलत दिशा पकड़ ली उसने। एंड द थर्ड की प्रपोजिशन इज different skills are required in the present times to be effective in this environment। इस वातावरण में कुशल होने के लिए
कुछ ऐसी कला चाहिए जीवन में जो सिखाई नहीं जाती है। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, लाइक इंट्यूशन। आने वाले समय में इंट्यूशन को पावरफुल करना होगा। रडार अपना बहुत पावरफुल होना चाहिए। वी सेंस द सिचुएशन बिफोर हैंड। डिसर्निंग, ऐसा निर्णय या ऐसी परख शक्ति व्यक्ति के अंदर हो जो समय से पहले परख ले। ये बिजनेस डिमांड कर रही है। समय बीतने के बाद अगर होश आए तो क्या काम का, है ना? समय से पहले अगर होश आ जाए, अर्थात परख ले उस सिचुएशन को, किस तरफ जा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? अकड़ के चलने में कोई माल नहीं है। दुनिया में भी कहा जाता अकड़ना मुर्दों की पहचान है। जिंदा दिली जो है वो अकड़ता नहीं है। फ्लेक्सिबल, समय अनुसार अपने आप को जो ढाल सके, मोड़ सके, ये बिजनेस डिमांड कर रहा है। उसके साथ साथ फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा फोकस किस प्रकार का है। धुंधला है, क्लियर है, क्लीन है, कौन सा फोकस है। टॉलरेंस, कई बार कुछ चीजें सहन भी करनी पड़ती है। कमजोरी नहीं है सहन करना, ताकत है इंसान की। कामनेस, काम स्टेट ऑफ माइंड। और ऐसे समय में फिर भी दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है, जिसको हम कई बार कहते हैं आइस फैक्ट्री जरूर, ऊपर में आइस फैक्ट्री जरूर हो, है ना, ठंडा दिमाग हो तो छोटी छोटी बातें स्ट्रेस क्रिएट नहीं करेगी। और ये चीजें कोई सिखाई नहीं जाती है, उसको टैप करके भीतर से बाहर लाने की आवश्यकता है। जितना उसको है अंदर में, खाली उसको टैप करके बाहर लाना है। चैलेंजिंग टाइम्स में सरवाइव होना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो ये स्किल्स बहुत आवश्यक है। एंड these आर नोन एज सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स। ये कोई यूनिवर्सिटी में, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई नहीं जाती है, राइट? और इसलिए कहा कि अब स्ट्रेस को मैनेज करना। आप क्या समझते, स्ट्रेस आएगा और मैनेज करना सीख लेना चाहिए, या स्ट्रेस फ्री भी हो सकते हैं? क्या करना चाहिए? स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं ना, कि नहीं हो सकते? हाउ मेनी ऑफ यू कैन बिलीव दैट हाँ, हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं? या सोचते नहीं स्ट्रेस तो आएगा ही जीवन में, इस माइंडसेट को बना दिया स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, उसको मैनेज करना सीखना चाहिए। क्या समझते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं या स्ट्रेस को मैनेज ही करना पड़ेगा? हाँ, मैनेज माना स्वीकार कर लिया स्ट्रेस आएगा ही आएगा। अब जो स्वीकार कर लिया है तो फिर वो तो आएगा ही। स्ट्रेस फ्री क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं यार। बहनें कहती हो सकते, भाई कहते नहीं हो सकते। ऐसे उनको ज्यादा स्ट्रेस है, बहनें अपना स्ट्रेस भी उनके ऊपर ट्रांसफर कर देते होंगे। है? क्या करते हैं? आप अपना स्ट्रेस भी ट्रांसफर तो नहीं करते हो? क्या कहेंगे भाई? बहनें ट्रांसफर कर देती है तो डबल स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। जिंदगी में कौन व्यक्ति बीमार रहना चाहता है? अरे एक छोटा सा बुखार भी आता है ना, हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो भाई मुझे पता नहीं 2 दिन से बुखार है, उतर नहीं रहा है। अंदरूनी बुखार है तो भी चले जाते हैं।
कि भी बहुत वीकनेस लग रही है। एक छोटे से बुखार के साथ, सर्दी जुकाम के साथ भी हम 2 दिन से ज्यादा या 3 दिन से ज्यादा अगर हुआ तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई जरूर ले लेते हैं। तो स्ट्रेस को लेकर चलना क्यों चाहते हैं? स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, शायद हमें तरीका मालूम नहीं। कारण क्या है? क्योंकि आज प्रैक्टिकल स्ट्रेस जीवन में किसको कहा जाता है? बहुत सही बताया है, प्रेशर इतना ज्यादा है और अंदर का जो रेजिलियंस पावर है वो क्षीण है, कम है। चैलेंजेस बहुत अधिक है, जो आंतरिक शक्ति उसके साथ कोप अप करने की चाहिए वो कम हो गई, इसलिए स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है या हर बात में स्ट्रेस महसूस होता है। अब प्रेशर चारों ओर से है इंसान को। कौन सा एरिया है जहां प्रेशर नहीं है? इंडिविजुअल बीच में है। एक प्रेशर उसके ऊपर पास्ट का है, पास्ट की कुछ मेमोरीज जिसको भुलाना चाहते हुए भुला नहीं सकते हैं। अनरिजॉल्व सिचुएशंस ऐसे हैं, उलझा हुआ कई ऐसी बातें हैं जिसको हम भुला नहीं सकते हैं, और जब भी वो बातें याद आ जाती है प्रेशर क्रिएट करता है अंदर। दूसरा प्रेशर है फ्यूचर का, फियर ऑफ द फ्यूचर, अननोन फ्यूचर, क्या होगा, ये डर, अनसर्टेनिटी का डर, अनिश्चितता का डर। ये डर, जब भी उस फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो डर भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो एक प्रेशर पास्ट का है, एक प्रेशर फ्यूचर का है। और वर्तमान के 2 प्रेशर है, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल प्रेशर कौन सा है? इंटरनल प्रेशर ऑफ माई ओन नेगेटिव थिंकिंग, मेरे अपने ही नकारात्मक विचारों का। और दूसरा है एक्सटर्नल, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलती जा रही है जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। जिस तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट बनता जा रहा है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर है, बट इट इज अफेक्टिंग माई लाइफ। और कभी कभी ये चारों इकट्ठे आ जाते हैं। पास्ट का कुछ अनुभव ऐसा है, फ्यूचर का डर है, एक्सटर्नल है, और ऊपर से नेगेटिव थिंकिंग है। चारों ही इकट्ठा हो जाए तो कितना प्रेशर होगा सोचो। और इतना प्रेशर कोप अप करने के लिए क्या हमारे पास इतनी आंतरिक शक्ति है? इसीलिए छोटी छोटी बातों में भी स्ट्रेस होने लगा। जिस तरह आपको अगर सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और पूछेंगे भाई मुझे क्यों हुआ, हमारे घर में 4 मेंबर है और किसी को बुखार नहीं आया, सर्दी जुकाम नहीं हुआ, मुझे ही क्यों हुआ? तो डॉक्टर एक सिंपल बात आपको सुनाएंगे, आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कम है। और इम्यूनिटी कम है इसलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया और आपको ये वायरस के कारण सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर हो गया बस। ठीक इसी तरह स्ट्रेस क्यों आता है? जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती है। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कैसे कम होती है? बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना, है ना। आजकल जो गैजेट्स है हमारे पास, ये गैजेट्स भी जो रेडिएशन देते हैं उस रेडिएशन से हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को कम करता है। और इसीलिए पहले लोग बहुत मानसिक रूप से भी आध्यात्मिक रीति से भी स्वस्थ थे। उनके सामने भी चैलेंजेस नहीं आई होंगी क्या? लाइफ इतनी सिंपल तो नहीं होंगी। हर युग की अपनी अपनी एक कहानी है। उनके सामने भी चैलेंजेस आई होगी, लेकिन फिर भी बहुत सशक्त होकर के उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन आज की जनरेशन के सामने इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी
वो सारे चैलेंजेस में कभी कभी शिकार हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत डाउन हो रही है। जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी को हम तुरंत ठीक करने का प्रयास करते हैं कि हम अपने बॉडी को नरिशमेंट अच्छा देते हैं, तो नरिश करो, अच्छी चीजें खाओ, जो ताकत दे ऐसी चीजें खाओ। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक रीति से भी स्वयं को सशक्त करने की आवश्यकता है। क्यों मैं ये बात कह रही हूं? आने वाले समय में, इतना तो आप सभी समझते हैं, आने वाले समय में परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी? चैलेंजेस बढ़ेगी या कम होगी? तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे? प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या कम होंगे? और ये सब आने वाले हैं, तो भीतर से व्यक्ति को कितना स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, सशक्त होने की आवश्यकता है, इतना सोल पावर अंदर में चाहिए। जब ऐसा सोल पावर हो तो छोटी छोटी बातें इफेक्ट नहीं करेगी। जिस तरह फिजिकली किसी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, तो कोविड में भी उनको कुछ नहीं हुआ, बाहर जाते रहे तो भी कुछ नहीं हुआ, कई डॉक्टर्स ट्रीट करते रहे तो भी कुछ नहीं हुआ उनको, और दूसरा घर में बैठे भी कोविड लग गया। यंग लोग डर गए, मर गए। और बुजुर्ग, मैं इंडिया में देखा 95 इयर्स की बुजुर्ग महिला कोविड हुआ तो स्वस्थ होकर के घर में आ गई। कैसे? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी थी उसके पास में। और जैसे ही थोड़ा भी कोविड के लक्षण दिखाई दिए, डॉक्टर ने कहा, व्यक्ति डर गया और एकदम उसकी फिजिकल इम्यूनिटी और डाउन हो गई। डर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बहुत डाउन करता है, व्यक्ति के भीतर की शक्ति को एकदम डाउन कर देता है, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है, डर की कोई मेडिसिन नहीं होती है ना। तो इसलिए मैनेजिंग स्ट्रेस इन चैलेंजिंग टाइम्स, सबसे पहली चीज है कि अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाओ, क्योंकि आने वाले समय में ये सब कुछ बढ़ने वाला है। चारों ओर इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट बनेगा, इसीलिए हमें स्पिरिचुअली भीतर से स्ट्रांग होने की जरूरत है। आज दुनिया के अंदर एक अवेयरनेस जरूर आई है, बी पॉजिटिव। हर कोई एक दूसरे को कहता है बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव कैसे बना जाए वो कोई नहीं बताता है। कैसे बनना चाहिए पॉजिटिव? एक छोटा बच्चा भी अपने माँ बाप को चिंता में देखेगा, कहेंगे अभी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो? लेकिन बेटा कैसे चिंता ना करे, कहते हैं ना आप उसको भी। भावार्थ ये कि पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव का सोर्स क्या है? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल विजडम। वही तो समय है, वहां से ही तो हमें पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे। मेडिटेशन से ही तो माइंड रिलैक्स होगा, भीतर से मन सशक्त होगा। इसलिए जापानीज लोग इतने सशक्त क्यों है? क्योंकि मेडिटेशन करते हैं, बचपन से ही उनको सिखाया जाता है। तो भीतर से स्वयं को सशक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है? किसी ने बहुत सुंदर उसको डिफाइन किया है कि स्ट्रेस इज अ फिजिकल or emotional response or reaction to any kind of change, external or internal. जो हमारा प्रत्युत्तर है वो परिवर्तित हो जाता, नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, तब स्ट्रेस अंदर में क्रिएट होता है। जैसे मान लो कि आपके सामने एक घटना आई, परिस्थिति आई, समस्या आई। ये जब भी समस्या आती है तो समस्या डिमांड्स समथिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल।
क्या डिमांड करती है हमसे? हमसे डिमांड करती है एक रिस्पॉन्स। नाउ हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड? ये परिस्थिति में मेरा रिस्पॉन्स क्या निकलेगा? मान लो कि उस वक्त चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया। ये गुस्सा कहां से निकलेगा? इमोशनल रिएक्शन नेगेटिव हो गया, गुस्सा आया, चिड़चिड़ापन आया। ये चिड़चिड़ापन इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को और निकलता है बिहेवियर से बाहर निकलता है। अब ये जो बिहेवियर है नेगेटिव, गुस्से वाला, इट फीड्स इनटू द प्रॉब्लम। उस घटना में जाकर वो शामिल होता है। तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी, सुलझी तो नहीं। सो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, इतनी बात भी समझ में नहीं आती है, और ज्यादा गुस्सा आया, वो गुस्सा फिर से उस प्रॉब्लम में शामिल हो गया। बढ़ेगा या कम होगा? ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। और इस तरह से ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? जिसको कहा जाता है बात राई जैसी थी, पहाड़ बन गई। अब राई का पहाड़ किसने बनाया? खुद ने बनाया, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना नहीं आया इसलिए बना राई का पहाड़। फिर बाद में व्यक्ति सोचता है, एनालाइज करता है, थोड़ा सा अगर शांति से मैंने जवाब दिया होता, थोड़ा सा मैंने शांति से सिचुएशन को हैंडल किया होता, तो शायद आज इतनी बड़ी नहीं होती थी। फिर उसको सुलझाने के लिए क्या करते हैं? वकील रखना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। तो टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस चारों लगाना पड़ता है। और चारों लगाने के बाद वो वकील हमें एडवाइस करता है, अरे भाई घर का मामला है, थोड़ा सा अगर आप झुक जाओ, उसको सॉरी कर दो, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय सॉरी नहीं कर सकते हैं। क्यों सॉरी क्यों नहीं कर सकते हैं? ईगो, ईगो आ जाता है बीच में। इसीलिए उस पहाड़ को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जो पहाड़ मैंने ही क्रिएट किया है, तो स्ट्रेस भी नहीं होगा। अगर पहले से ही थोड़ा शांति से, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, थोड़ा शांति से उसको हैंडल करते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, हो सकता है एक राउंड में ही सुलझ जाए बड़े से बड़ी बात भी। जिसको कहा जाता है पहाड़ का राई बना देना। या राई का पहाड़ बनाओ या पहाड़ का राई बनाओ, किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। इट ऑल डिपेंड्स। और अगर पहाड़ का राई बनाना आ गया, जिसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हुए, टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस बच जाएगा। कई बार हम कई लोगों को कहते हैं ना, आप मेडिटेशन करिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो क्या कहते हैं? टाइम नहीं बहन जी, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या कहना चाहते हैं? मैंने हमारे आसपास इतनी बातों को उलझा के रखा है, जिसको सुलझाने में टाइम, मनी, एनर्जी लग रहा है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन करके देखो, रिस्पॉन्ड करने का तरीका आ जाएगा। और जिसने जीवन के अंदर रिस्पॉन्ड करने का तरीका सीख लिया ना, आ गया जिसको, वो जीवन की हर बाजी जीतता ही चला जाता है। अगर कोई हार भी हुई तो उसमें भी खड़ा होकर के वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि बात को पहाड़ जैसी बनाता ही नहीं है। राइट? बिजनेस वर्ल्ड में आज इसी की आवश्यकता है। पहाड़ को राई बनाओ, राई का पहाड़ नहीं बनाओ। बहुत महंगा पड़ेगा, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी बाद में। और इसलिए दिखाता है कि ऑलवेज बी अवेयर ऑफ वन फैमिली। उसमें फिर हमेशा एक परिवार से सावधान रहना,
ये परिवार में इतनी यूनिटी है जितनी यूनिटी आपके परिवार में नहीं होगी, है ना। और ये परिवार किसका है? सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। शी इज ऑलवेज फर्स्ट टू एंटर एनीबॉडीज लाइफ, है ना। लेकिन शी इज नेवर अलोन, शी इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय आवर कंपेनियन मिस्टर डाउट। जहां मिसअंडरस्टैंडिंग आई ना, शंका को शंका चालू हो जाती, जरूर ऐसा होगा, जरूर ये होगा, जरूर ऐसा होगा, जरूर उसने कहा होगा, राइट कि नहीं? हाँ, तो मिस्टर डाउट ऑलवेज अकम्पनीज। और जहां ये दो है वहां उसके 4 बच्चे साथ चलते हैं। 4 बच्चे कौन से हैं? मास्टर जेलसी, मास्टर हेट्रेड, मास्टर एनिमोसिटी, एंड चौथा जो है ना, मास्टर लेग पुलिंग। एक दूसरे की टांग खींचना, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, है ना। टांग खींचना चालू करना। ये परिवार में इतनी यूनिटी है जितना आपके परिवार में नहीं होंगी। और ये जहां जाता है ना, इकट्ठा जाता है और उस परिवार को तोड़ के रख देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? एक एक्सरसाइज करते हैं, करेंगे? रेडी? आपके पास एक छोटा कागज का टुकड़ा होगा। हाँ, मोबाइल तो है सबके पास, मोबाइल तो है ना। ब्लैंक पेज निकालो, ब्लैंक पेज निकालो। एक छोटी सी एक्सरसाइज है। कागज का टुकड़ा है तो कागज का टुकड़ा भी निकाल सकते हो, है तो मोबाइल पर एक ब्लैंक पेज निकालो, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। किया? सबने किया? हाँ, एक सीधी लकीर खींचिए और अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। Write the first and the last letter of your first name at each end. अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लिख दिया? कितनों ने पहला अक्षर आखिरी अक्षर 2 अक्षर लिखे? Just raise your hands. 2 अक्षर लिखे, पहला और आखिरी। कितनों ने पहला और आखिरी 4 लेटर लिखे? Nobody. हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? हमने कहा था अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। क्या कहा था? इंग्लिश में भी मैंने बोला, हिंदी में अगर मिसअंडरस्टैंड हो तो, राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड्स। आई वाज सो स्पेसिफिक। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। पहला और आखिरी दोनों तरफ लिखो। कितना लिखना चाहिए? 4। कितना लिखा? 2। क्या हुआ? हो गई? हाँ, मैं तो समझा था यहाँ 1-2 व्यक्ति मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकेगा, 1-2 लोगों को हो सकता है। लेकिन यहाँ 1-2 ने भी राइट नहीं किया, एक ने भी राइट नहीं किया। अब मुझे डाउट आ रहा है, मैं आधा पौना घंटे से जो बोल रही हूं कितना अंदर गया होगा या कितना ऊपर से गया होगा? क्या कहेंगे? डाउट आ रहा है ना? मुझे ही आ रहा है कि आपको भी आ रहा है? आपको भी आ रहा होगा, आपको भी आ रहा होगा। इतना सिंपल सेंटेंस कैसे हमने समझा ही नहीं? जरूर बहन जी की कोई चाल होगी इसमें। आ रहा है डाउट? आ रहा है? अब
अच्छा, वेयर इज द प्रॉब्लम, ऑन योर साइड और माई साइड? योर साइड, आर यू श्योर? अगर एक भी व्यक्ति राइट नहीं कर सकता तो द प्रॉब्लम इज ऑन माई साइड ना, कि मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूं। अगर आपके तरफ होता तो एक दो मिस्टेक कर सकता था। अगर सारे लोगों ने एक ही चीज किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि शायद मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? इतनी सिंपल एक्सरसाइज। और मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, मैंने सोचा सावधान हो जाएंगे। So where is the problem, on your side or my side? अभी डाउट आ रहा है ना? Where is the problem, on your side or my side? और बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस में क्या घर में भी होता है, रोज की छोटी छोटी बातों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है और झगड़ा हो जाता है। हमने ये कहा था, हमने ऐसा कहा था, हमने ये कहा था, आपने उस समय सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, होता है ना। यहाँ प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे लाइफ में आती है। हाँ, सो वेयर इज द प्रॉब्लम, ऑन योर साइड और माई साइड? इस बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो ये 4 भी आ जाएंगे फिर, है ना। अच्छा, जानना चाहते हैं वेयर द प्रॉब्लम इज? जब मैं बोल रही थी ना तब आप सुन नहीं रहे थे। नहीं, लाइन ड्रॉ होने के बाद मैंने पूछा, लाइन ड्रॉ कर ली, यस किया सबने, तब मैं आगे बढ़ी। हाँ, प्रेजेंस नहीं था। अच्छा, हुआ हाँ। तो जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे और मैं क्या कर रही थी? आई वॉज वेरी परफेक्ट इन माई वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी। आपने शब्दों को नहीं सुना, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम। ये उंगली को देख रहे थे और इस एक उंगली ने सबको मिसगाइड कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, क्योंकि आपने शब्दों को नहीं सुना। पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, ये सुनने के बजाय आपने इसको देखा। Write the first and the last letter of your first name at each ends. इसने सबको मिसगाइड किया। प्रैक्टिकल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही आती है। हम बोलते समय बहुत क्लियर है अपने माइंड में कि हमें क्या चाहिए, लेकिन स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है। सामने वाला शब्दों को नहीं सुनता है, बॉडी लैंग्वेज को देखता है, समझता है अपने तरीके से, और इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग रोज हो रही है। कितने रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। यहां तो बहुत इजी एक्सेप्टेंस था आप सबका कि द प्रॉब्लम इज ऑन योर साइड, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हम मानते हैं कि हमारे साइड प्रॉब्लम है? खुशी खुशी से जैसे यहां कह रहे थे ऐसे नहीं कहते हैं। वहां ईगो आता है, क्या कहते हैं? हा? हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मूर्ख थोड़ी इतनी बात नहीं समझेंगे क्या आपकी? प्रैक्टिकल लाइफ में यह होता है। यहां तो बहुत खुशी से आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हमारे तरफ प्रॉब्लम है, हमने समझा नहीं, हमने अपनी तरीके से समझा। हाँ, हमने ये एंटिसिपेट किया था कि बीच में फिर सारा लिखना होगा, नाम लिखना होगा, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। सो बी अवेयर ऑफ दिस फैमिली। बहुत सहजता से आ जाती है वो लाइफ में,
और उस परिवार को तोड़ के रख देती है। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, बिजनेस चैलेंजेस अलग होते हैं और फिर स्ट्रेस अलग हो जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अ मैसेंजर। किस बात का मैसेज देने आता है? स्ट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज। मुझे अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। एंड दैट पेन इज अ मैसेंजर। जब दर्द है, वो दर्द एक मैसेंजर है दैट कम्स टू टेल मी दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू लर्न। जीवन में हमने चलते चलते बहुत कुछ सीख लिया जो नहीं सीखना चाहिए था, तो कुछ अनलर्निंग करना होगा, कुछ रीलर्निंग भी करना होगा, है ना? तो इसीलिए जब भी ये दर्द आए तो समझो एक मैसेंजर है, कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है और स्वयं को एम्पावर करने की जरूरत है। कैसे करेंगे एम्पावर? जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। कौन सी 3 चीजें चाहिए? सबसे पहले नरिशमेंट अच्छा होना चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, है ना? भोजन स्वस्थ हो, मिनरल्स का न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए। आजकल कितनी अवेयरनेस हो गई है भोजन पर भी, तला हुआ नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, रोस्टेड खाना है, ऐसा खाना है। नरिशमेंट अच्छा हो जिसमें मिनरल्स, विटामिन्स और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व्ड हो, ऐसा खुराक चाहिए। दूसरा है रेस्ट। बॉडी को कम से कम 6 घंटा रेस्ट चाहिए, तो रिलैक्सेशन जरूरी है। और तीसरा है एक्सरसाइज। ये 3 चीजें बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए इसी तरह से स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी यही 3 चीजें चाहिए। माइंड का नरिशमेंट कौन सा है? माइंड का नरिशमेंट कौन सा है? पॉजिटिव इनपुट्स चाहिए। मिलेगा नहीं। आजकल एक बहुत सुंदर सिस्टम निकली है, रोज सुबह सुबह एक पॉजिटिव थॉट आ जाता है ना? कोई ना कोई भेजते हैं मैसेज, पॉजिटिव मैसेज, और हम क्या करते हैं उसको पढ़ करके, ये चीजें ना फलाने को बहुत अच्छी है, उसको भेज दो। मुझे जरूरी है ये नहीं समझते हैं, उसको जरूरी है ना? उसको भेज देते हैं, तो हम तो खाली हो गए ना। फिर दिन में अगर कोई पूछता है वो पढ़ा, खास आपके लिए भेजा था, पता नहीं है, याद नहीं है। तो जो चीज मेरे को चाहिए, जिसको मुझे डाइजेस्ट करना है, जो नरिशमेंट है मन के लिए, हेल्दी माइंड के लिए, वो हमने दूसरे को दे दिया, खुद खाली हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर नरिशमेंट कहां से मिलता है, और वो थॉट जो आपको भेजा गया उसका सोर्स अगर देखेंगे तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल सोर्स ही होगा, स्पिरिचुअल सोर्स से ही आता है। तो देखा जाता है कि आध्यात्मिक चिंतन ये मन के लिए बहुत हेल्दी भोजन है, स्वस्थ भोजन है, जहां से मन को शक्ति मिलती है। इसलिए उसको नॉलेज नहीं कहते हैं, विजडम कहते हैं। कहीं बहुत सुंदर मैंने पढ़ा, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, आईटी, सूचना, हर बात की सूचना आपको मिलती रहती है सारा दिन, और जिसके पास ज्यादा सूचना है उसका ईगो लेवल बहुत ज्यादा इन्फ्लेट होता है। सूचना ही नहीं चाहिए हमको, तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान शक्ति है। ज्ञान से भी ज्यादा आध्यात्मिक प्रज्ञा चाहिए। पहले के जमाने में गुरुकुल जो होते थे ना, उसमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दी जाती थी, जो शक्ति कहलाती थी। आज स्कूलों में इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है,
कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट इतना ज्यादा कि बच्चे के बैक पर, वो जो बैकपैक है उसका वजन उससे नहीं उठा, इतना इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रहा है उसके ऊपर। और हेल्दी कितना है उसमें? हेल्दी कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चे को भी अगर स्वस्थ बनाना है आने वाले समय के लिए, आजकल कितने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितने बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, टेरेस पर जाकर नीचे कूद जाते हैं। क्यों? क्या हुआ? किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ नहीं पता चलता है कि क्या हुआ उस बच्चे के साथ, क्यों उसने ऐसा कदम उठा लिया। हंसता खेलता बच्चा, क्या किया उसने, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है, उसको ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान शक्ति है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये शक्ति का काम करता है, ताकत देता है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, ये कहा जाता था। कौन सा नॉलेज? दुनियावी ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जरूर, जो सोर्स है पॉजिटिव थॉट्स का, ये नरिशमेंट रोज देने की जरूरत है अगर आने वाले समय की चैलेंजेस से बचना है तो, ताकि आप अपने मन को सशक्त रख सको, स्टेबल रख सको हर सिचुएशन में। उसके लिए उसको ऐसा नरिशमेंट देना बहुत आवश्यक। जिस तरह से आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले भी लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, आज से 25 साल 50 साल पहले जाते थे, जिम होते थे। आज अवेयरनेस आ गई, जिम जाना चाहिए, ये करना, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। शरीर के लिए जागृति आई ना। आज के 20 साल बाद या 10 साल बाद आप देखना, लोग मेडिटेशन को इतना ही इंपॉर्टेंस देंगे, स्पिरिचुअलिटी को इतना ही, लेकिन टू लेट हो जाएगा तब तक। बहुत कुछ गंवा देंगे हम, उसके बाद जागृति आई तो क्या कहेंगे। इसीलिए कहा आने वाले समय के लिए जब प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं, सिचुएशंस बढ़ने वाली है, चैलेंजेस बढ़ने वाली है, तनाव के कारण बढ़ने वाले हैं, ऐसे समय में हमें अगर स्टेबल रहना है तो कितनी ताकत चाहिए मन को, कितनी शक्ति चाहिए। उसकी जागृति आज भले नहीं है, 10 साल के बाद आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आवश्यकता है कि अभी से अगर मिल रहा है, यू गॉट दिस चांस। हांगकांग में है अपने पास ऐसे स्थान, जगह, नरिशमेंट जहां से मिलता है, उसका लाभ लेना चाहिए। बच्चों को आज से ही उस बात में प्रेरणा चाहिए। दूसरा है रिलैक्सेशन। बॉडी को 6 घंटा रिलैक्स करना चाहिए, अच्छी बात है। मन को रिलैक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। माइंड को रिलैक्स करो कुछ समय के लिए। कितना करना चाहिए मेडिटेशन? कई लोग पूछते हमें कितना मेडिटेशन करना चाहिए सारे दिन में। सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट। मिलेगा टाइम या नहीं मिलेगा? क्यों मैंने 20 मिनट कहा? क्यों मैंने 20 मिनट कहा? क्योंकि मेडिकली इट इज प्रूव्ड, मेडिकली इट इज प्रूव्ड कि एक व्यक्ति जब गुस्सा करता है ना, 5 मिनट अगर बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा करे, 5 मिनट खाली, तो 2 घंटे की कार्य क्षमता उसकी जल जाती है। ये मेडिकली प्रूव्ड है। ही कैन नॉट फोकस हिज माइंड फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को खत्म कर देता है। वो 2 घंटे में क्या करेंगे हम? 10 लोगों को ढूंढेंगे
जिसके आगे हम जस्टिफाई करने का प्रयत्न करते, अरे ये रोज ऐसा ही करता है, आज मुझे गुस्सा करना पड़ा। जब उसको 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तब थोड़ी ठंडक होती है ना। और अगर 10 में से एक ने कह दिया ये आपने ठीक नहीं किया, तो क्या होगा? फिर से फ्लेयर अप, फिर से फ्लेयर अप। 5 मिनट फिर से इतना बोलते रहेंगे, बोलते रहे, रोज ऐसा करता है, इतना जस्टिफाई करने का प्रयत्न करते, फिर 2 घंटे की कार्य क्षमता जल गई। अगर 20 मिनट गुस्सा कर लिया ना सुबह सुबह, तो 8 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। आपने कभी कभी यह महसूस किया होगा, कोई कोई दिन ऐसा जाता है, कोई काम नहीं होता है, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था। फिर क्या कहते हैं, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, कोई काम ही नहीं कर पाया, आज का सारा दिन बहुत बेकार गया। कहते हैं ना ऐसा, कोई कोई दिन जाता है ऐसा। जिस दिन आपने गुस्सा कर लिया होगा ना, उस दिन बहुत बेकार दिन जाता है, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता जल जाती है, इसलिए नहीं, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो 20 मिनट का मेडिटेशन सुबह सुबह कर लो। ये नहीं बातें नहीं आएगी, ये नहीं चैलेंजेस नहीं आएंगे, ये नहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन आपने नरिशमेंट कर लिया, मेडिटेशन के द्वारा रिलैक्स कर दिया, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल योरसेल्फ एंड द सिचुएशन। मेडिटेशन का ये फायदा है, आपका मन शांत है, बातें आएगी, आप खुद को भी हैंडल कर लेंगे, उस बात को भी हैंडल कर सकेंगे। ये जरूरी है आने वाले समय के। ये नहीं प्रॉब्लम्स नहीं आती, मेडिटेशन करने से कोई प्रॉब्लम ही ना आए, तो गलत सोच है। लेकिन मेडिटेशन करने से आप स्वयं को इतना स्वस्थ बना देंगे, स्टेबल बना देंगे, स्ट्रांग बना देंगे, जो बात को आप अच्छी तरह से हैंडल कर सके। नहीं तो जैसे कहा, राई का पहाड़ बना लेना बहुत सहज है, बहुत सहज हो जाता है आज के दिन में। इसलिए 20 मिनट सुबह, सारा दिन बैटरी चार्ज हो गई 8 घंटे के लिए, और सोने से पहले फिर 20 मिनट, ताकि नींद अच्छी आए, हैंगओवर न रहे, इसके लिए 20 मिनट टाइम मिलेगा खुद के लिए, मिलेगा, निकालना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जब जागृति आएगी तब निकालेंगे, तब फिर लगेगा नहीं मन। आप सोचेंगे प्रॉब्लम आएंगे तब मेडिटेशन करें, प्रॉब्लम आएगा तब मेडिटेशन नहीं कर सकेंगे। बीमार व्यक्ति समय पर जो उठ ही नहीं पाता है, वो भागेगा कैसे? स्वस्थ होगा तो भाग सकता है। तो मेडिटेशन भी काफी समय के अभ्यासी होंगे, तब जाकर के सिचुएशन आने पर उस सिचुएशन को हैंडल कर सकेगा, उस चैलेंजेस को हैंडल कर सकेगा विद अ स्टेबल माइंड, विदाउट एनी स्ट्रेस। और तीसरा है एक्सरसाइज। जिस तरह शारीरिक एक्सरसाइज जरूरी महसूस होती है, ये पॉजिटिव थॉट्स जो मिला, उसको एक्सरसाइज करो लाइफ में, अपने कर्म में, व्यवहार में एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको बहुत अच्छे अनुभव मिलेंगे, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। तो ये 3 चीज मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, तब जाकर के आप जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अपने जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध कर सकेंगे। सी लाइफ एज अ गेम, खेल के रूप में देखो। खेल में हार जीत दोनों ही चलता है ना। हारने से कोई खत्म नहीं हो जाता है, हारने से हार में भी कुछ नया सीखने को मिलता है, हार में भी कुछ नया ओपनिंग मिलता है व्यक्ति को।
जरूरी नहीं है कि हार में व्यक्ति हार गया सब कुछ। बहुत सुंदर एक मुझे घटना याद आती है। हमारे पास एक भाई आए थे, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उसने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा था एमबीए की, और एमबीए की पढ़ाई जब कर रहा था तो मुझे वहां कॉलेज में ही कुछ लोग इंटरव्यू के लिए आए और मुझे एक बैंक में जॉब मिल गया। मैं बहुत खुश था कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और मुझे अभी तो पढ़ाई पूरी नहीं किया और जॉब के लिए ऑफर आ गई। बहुत खुश था और मैंने अच्छी तरह से अपने अंदर ये सोच लिया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना सिंसियरली काम करूंगा कि बहुत जल्दी मुझे प्रमोशन मिलती जाए। और एक दिन मैं असिस्टेंट मैनेजर की उसको पोस्ट मिली थी, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर और टॉप की पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। उसने अपने आप से एक प्रतिज्ञा किया, खूब मेहनत करने लगा। इतना अच्छी मेहनत करता था, इतना अच्छा उसने अपना ये बनाया था, कार्य करने की एक विधि बनाई थी। लेकिन चलते चलते क्या हुआ मालूम नहीं कि बैंक में कुछ करोड़ों रुपए का गफला हुआ और सारा इल्जाम इसके ऊपर आ गया। तो कहता है मुझे पता ही नहीं कैसे हुआ, मैं जानता ही नहीं, और ये सारा मेरे ऊपर आ गया। मेरे को कहा गया कि तुम रेजिग्नेशन दे दो, नहीं तो अगर तेरे को हमें निकालना पड़ा तो तुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा और फिर मैं सारे न्यूज़पेपर्स में आ गया, फोटो सहित मेरा आ गया, इसने इतने करोड़ों रुपए का गफला किया। मैं उस बात से बहुत दर्द था मेरे अंदर। परिवार वालों ने मुझे कहा सपोर्ट दिया और कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें और अच्छा मिलेगा। यहां तक भी लोगों ने कहा सपोर्ट में, कोई बात नहीं, तुम्हें और अच्छा मिलेगा, तुम काबिल हो, तुम्हारे अंदर होशियारी है, तुम एकदम हार्ड वर्किंग है, तुम्हें और अच्छा मिलेगा, तुम सोचो नहीं। सबने बहुत मॉरल सपोर्ट दिया। मैं उससे थोड़ा अपने आप को संभाला भी, लेकिन फिर जब दूसरी जॉब के लिए जहां अप्लाई करता था, जहां भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, हर कोई मुझे देख करके ये नहीं तो वही तो नहीं है जो बैंक में नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। हर जगह वो इमेज मेरे सामने आ जाती थी और कोई नौकरी होते हुए भी मुझे नौकरी देना नहीं चाहता था। तो मुझे ज्यादा पेन होने लगा, इतना दर्द होने लगा, इतने नेगेटिव थॉट्स चलने लगे, क्योंकि जो चीज मैंने किया नहीं, सारा इल्जाम मेरे ऊपर जो आ गया, मैं उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मैं इतना नेगेटिव सोच में चला जा रहा था, डिप्रेशन में जाने लगा। उतने में मेरा एक दोस्त था जो मेरा कलीग था साथ में पढ़ने में, उसको पता चला, वो आईएएस बन गया था, कलेक्टर बन गया था कहीं का। तो उसको किसी ने बताया कि तेरे फ्रेंड का ऐसा हुआ। तो वो खास मुझे मिलने आया। मेरी हालत देखकर उसने कहा क्या हालत बना दी तुमने। उसने कहा मैं क्या करूं, जो चीज मैंने नहीं किया है वही चीज मेरे सामने आती है बार बार। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, सोचता हूं जीवन का अंत कर लूं। यहां तक उसके नेगेटिव थॉट्स चले गए थे। फिर उसके दोस्त ने कहा देखो तू हमेशा ब्राइट रहा है, एक काम कर, ये मैं आईएएस का फॉर्म ले आया हूं, तू भर दे और तू अपने माइंड को डाइवर्ट कर किसी और चीज में। डाइवर्ट नहीं करेगा तो तुम वही सोचता रहेगा। मैं बहुत मना किया कि नहीं, अभी मुझे कोई बात में इंटरेस्ट नहीं, लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। उसने जबरदस्ती मेरे से वो फॉर्म भरवाया, मेरे लिए किताबें लेके आया था वो, ये पढ़ना चालू किया धीरे धीरे। ब्राइट स्टूडेंट तो मैं था, मेरे में अच्छी समझ तो थी ही, कैपेसिटी थी लर्निंग की, तो मेरी जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छी थी।
तो उस कारण से जो है धीरे धीरे मैंने जैसे प्रयास करना शुरू किया, और मैंने पहली एग्जाम, दूसरी एग्जाम, सारी एग्जाम क्लियर करता गया, और सारी क्लियर करने के बाद मैं भी आईएएस बन गया। जब हमारे सामने आया, आईएएस के रूप में आया, उसने कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल हो गया था उस जॉब में। मैं वही सपना देखने लगा था, मैं मैनेजर बनूंगा, जनरल मैं उसके आगे सोच नहीं सकता था। और इसीलिए भगवान मेरी शक्ति को, क्षमता को जानता था। मेरा प्लेसमेंट भगवान कहां करना चाहता था वो जानता था। जब तक इतना बड़ा गफला न हो तब तक मैं निकलने वाला नहीं था। तो ये जो कुछ भी हुआ ना, मुझे राइट प्लेसमेंट देने के लिए ही हुआ। तो लाइफ में बहुत बार कभी कभी हम गलत जगह पर इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, और ऐसे समय पर हमारे साथ कुछ होता है। वो फेलियर नहीं है, वो हार नहीं है, वो जीत की ओर आगे बढ़ने का एक कदम है, एक स्टेपिंग स्टोन है आगे बढ़ने के लिए। सी लाइफ एज अ गेम। उस हार में भी जीत की ओर आगे बढ़ने का बस नजरिया चाहिए हमारे पास, राइट। सी लाइफ एज अ गेम। दूसरा, यू आर व्हाट यू थिंक। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन होगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को आप अपने अंदर भी प्रेफरेंस दो, जितना हो सके उसको बढ़ाओ, स्पिरिचुअल इनपुट्स को बढ़ाओ, जो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आपके माइंड को ले चलेगा। यह भी कहा जाता है पॉजिटिव इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। पॉजिटिव में शक्ति है, नेगेटिव में ताकत नहीं है। तो पॉजिटिव इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। वट एवर यू गिव विल कम बैक टू यू। जो देंगे दूसरे को वही वापस आएगा। यू विल गेट व्हाट यू गिव। आप किसी को सम्मान दो, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी को शुभ भावना दो, शुभ भावना मिलेगी। दुआ दो, दुआएं मिलेगी। आप किसी को गाली दो, गाली मिलेगी। जो देंगे वही वापस आएगा। वॉट एवर यू गिव यू गेट। ये कुदरत का नियम है। ऑस्ट्रेलिया में एक वो बूमरैंग जो फेंकते हैं शिकारी लोग, वो शिकार करके वापस खुद के पास ही आता है। इसी तरह जीवन में जो कुछ भी हम देंगे वो वापस आएगा। इस संसार में हर चीज दे रही है। सूरज दे रहा है, प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं। एक इंसान है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है ना। मनुष्य की बनाई हुई चीजें भी दे रही है, राइट। इस कुर्सी पर बैठे, ये कुर्सी आराम दे रही है, ये लाइट दे रही है, ये माइक दे रहा है, हर चीज तो दे रही है। छत दे रही है। कौन सी चीज है यहां बनी हुई जो नहीं दे रही है? और एक इंसान है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और इस प्रोसेस में वो देना ही भूल जाता है कि मुझे भी देना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर वो गीत लिखा है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल। दूसरों को देने के लिए एक मनुष्य है जो देना ही भूल जाता है। अब हमें भी क्या करना चाहिए? देने की आदत को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना देंगे कम नहीं होगा, बढ़ेगा। आप किसी को खुशी दो, आपके जीवन में खुशी आएगी। आप किसी को दुआ दो, आपके जीवन में दुआएं आएगी। आप किसी को अच्छी बातें कहो, आपके जीवन में वही आएगी। तो इसीलिए जो देंगे वही वापस आएगा। इस सिद्धांत को जिसने समझ लिया और देना जिसने चालू किया,
उसके पास लौट करके बहुत कुछ आता है। एवरी सिचुएशन हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड। हर एक चीज की आदि और अंत होता है। आद है तो अंत है, अंत है तो नहीं आद है, इसलिए उसमें उलझो नहीं। कभी कभी गुजरात में वो पतंग उड़ाते हैं, देखा है पतंग उड़ाते हुए? तो पतंग जब उड़ाते हैं ना तो क्या करते हैं, कभी कभी रस्सी को खींचते हैं, लेकिन अगर बीच में किसी और का आ गया तो क्या करते, ढील छोड़ते हैं। ढील छोड़ो कहते हैं। अगर उस समय खींचने गए तो क्या होगा, कट जाएंगे। लाइफ में भी कभी कभी लेट गो करना चाहिए, ढील छोड़नी चाहिए। कभी बात को खींचो, लेकिन कभी कभी ढील दे दो। जीवन जीने का यही तरीका है। अगर हर बात खींचते रहेंगे तो क्या होगा, रिलेशनशिप ही कट जाएगा। रिलेशनशिप कट जाएगा। हर जगह खींचना नहीं होता है, कभी खींचो कभी ढील दो। लाइफ भी ऐसी है, अगर हर जगह ढील देंगे तो भी नुकसान है, हर जगह खींचेंगे तो भी नुकसान है। आगे बढ़ना है, ऊंचे उड़ना है, तो कभी ढील कभी खींचो, फिर देखो कितना ऊंचा उड़ान आप भर सकते हैं। एंड टॉक फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। किसी की रटी रटाई बातें नहीं, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स है उसी से आप बात करो। लोगों को शायद वो अच्छा लगता है, जो दिल में है वो आप बात करो। उसको बड़े अलंकारिक शब्द की आवश्यकता नहीं है, बस आपके भाव जो होंगे, वो भाव से जब सजे हुए होते हैं वो शब्द, वो किसी के भी दिल को छूते हैं। राइट? एंड लास्ट, जस्ट बी योरसेल्फ। किसी और की कॉपी करके उसके जैसा बनने का प्रयत्न नहीं करो, क्योंकि आप वो बन नहीं सकते हैं। जब आप वो बन नहीं सकते हैं तो जो आप है वो भी नहीं बन पा रहे हैं, उसके जैसा भी नहीं बन, तो क्या होगा, बीच में हालत खराब होगी। इसीलिए जस्ट बी योरसेल्फ। जो आप है वो बहुत सुंदर है, जो आपकी वास्तविकता है वो बहुत सुंदर है, उसी में रहो। किसी और की तरह कॉपी करने का प्रयास नहीं करो, उसमें आप शोभते भी नहीं हो। राइट? तो जीवन के अंदर चुनौतियां तो आती रहेगी, समय प्रति समय भीतर से अपने आप को सशक्त कर लो, फिर देखो लाइफ आपको कितना सुंदर स्थान पर ले जाती है। सो वुड यू लाइक टू डू सम मेडिटेशन? थोड़ा लास्ट में मेडिटेशन करें, अगर आपके प्रश्न ना हो तो चले मेडिटेशन के लिए। ओके, सो फॉर अ फ्यू मोमेंट्स we should do meditation. For a few moments be relaxed. आप जहां बैठे हो एकदम बॉडी को रिलैक्स करो, अलर्ट रखो। इतना भी रिलैक्स नहीं करना कि आप दूसरी अवस्था में पहुंच जाओ। फिर अगर हम पूछेंगे कैसा रहा मेडिटेशन, आप कहेंगे बड़ी शांति थी, है ना? तो हमें नींद में नहीं जाना है, निद्रा योग नहीं करना है, हम राजयोग करें। राइट? So for a few moments, let us take the mind away from the external world. बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में अपने फोरहेड में फोकस करें और अंतर चक्षु से स्वयं को देखो। भ्रुकुटी की मध्य में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। यह शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है।
संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। मैं आत्मा शरीर की सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप एकदम प्योर है। आई एम अ प्योर बीइंग। मेरे चारों ओर प्रकाश का ऑरा है। उस प्यूरिटी का ऑरा है। मेरा गुण धर्म शांति है। मन की गति शांत होती जा रही है। शांति मेरी वास्तविकता है। मेरे चारों ओर शांति के वाइब्रेशन महसूस कर रही हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। इतनी शांति है। इसी शांति में शक्ति है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। सच्चित आनंद स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। धीरे धीरे मैं स्वयं को इस शक्ति से सशक्त करती हूँ। इस शांति में सारा तनाव दूर हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ और संतुलित हो रहा है। हर परिस्थिति में योग्य निर्णय लेने की शक्ति है। यथार्थता को समझने की शक्ति है। धुंधलापन सारा समाप्त होकर के स्पष्ट दृष्टि बनती जा रही है। बुद्धि स्वच्छ और स्पष्ट होती जा रही है। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में और महसूस करें जैसे मैं प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय है। परमात्मा की प्रकाश की किरणें मुझ में समाती जा रही है। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से मैं सशक्त होती जा रही हूँ। शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे मन को वापस पंच तत्व की ओर शरीर में भ्रुकुटी की मध्य में स्थित
ओम शांति शांति शांति।